अध्याय 28 मिस्टर क्राउच का पागलपन। रविवार को नाश्ते के बाद हैरी, रॉन और हर्माइनी उल्लू घर गए। वे सीरियस के सुझाव के अनुसार पर्सी को चिट्ठी भेजकर यह पूछना चाहते थे कि क्या उसने मिस्टर क्राउच को हाल ही में देखा है। उन्होंने हेडविग का इस्तेमाल किया क्योंकि उन्होंने उसे काफी समय से कोई काम नहीं दिया था। जब वो उल्लू घर की खिड़की से उड़कर ओझल हो गई तो इसके बाद वे डॉबी को उसके नए मोजे देने के लिए नीचे किचन में गए। घरेलू जिन्नों ने बहुत खुश होकर उनका स्वागत किया। उन्होंने सिर झुकाकर उन्हें सलाम किया और चाय बनाने के लिए भागने लगे। डॉबी हैरी के दिए तोहफों को देखकर बहुत खुश हुआ। हैरी पॉटर ने डॉबी पर कितना उपकार किया है, वह चीखा और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से निकलते मोटे मोटे आंसू पोंछने लगा। हैरी बोला, तुमने गिलवर्धक पौधों से मेरी जान बचाई है डॉबी। क्या ये चॉकलेट एक्लेयर मिल सकती है? रॉन ने मुस्कुराते और सिर झुकाते हुए घरेलू जिन्नों की तरफ देखते हुए कहा। तुमने अभी अभी नाश्ता किया है रॉन, हरमाइनी ने चिढ़कर कहा, लेकिन 4 घरेलू जिन्न चॉकलेट एक्लेयर से भरी बड़ी सफेद प्लेट उठाकर तत्काल आ गए। हमें स्नफल्स को भेजने के लिए कुछ सामान चाहिए, हैरी बुदबुदाया। अच्छा विचार है, रॉन ने कहा। पिक को करने के लिए कोई काम दे दो। तुम लोग हमें खाने पीने का थोड़ा अतिरिक्त सामान दे सकते हो क्या? उसने आसपास खड़े जिन्नों से कहा। उन्होंने खुशी से सिर झुकाया और खाने पीने का सामान लेने के लिए चले गए। हरमाइनी ने चारों तरफ देखते हुए कहा, डॉबी, विंकी कहाँ है? विंकी वहाँ अंगीठी के पास है मिस, डॉबी ने धीरे से कहा और उसके कान थोड़े लटक गए। हे भगवान, हरमाइनी ने विंकी को देखकर कहा। हैरी ने भी अंगीठी की तरफ देखा। विंकी उसी स्टूल पर बैठी थी जिस पर वह पिछली बार बैठी थी, लेकिन उसके कपड़े इतने गंदे हो चुके थे कि वह अपने पीछे की धुएं से काली हो गई ईंटों के बीच आसानी से दिखाई नहीं दे रही थी। उसके कपड़े फटे और बगैर धुले हुए थे। उसके हाथ में बटर बियर की बोतल थी और वह अपने स्टूल पर हिलती हुई आग को एकटक देख रही थी। उन्हें देखते ही उसने बहुत तेजी से हिचकी ली। डॉबी ने हैरी से फुसफुसा कर कहा, विंकी आजकल एक दिन में 6 बोतलें पी रही है सर। लेकिन बटर बियर में तो ज्यादा नशा नहीं होता, हैरी ने कहा। डॉबी अपना सिर हिलाकर बोला, घरेलू जिन्नों के लिए होता है। विंकी ने एक बार फिर हिचकी ली। जो घरेलू जिन्न चॉकलेट एक्लेयर लेकर आए थे उन्होंने उसे चिढ़कर देखा और अपना काम करने लग गए। विंकी मिस्टर क्राउच की याद में छटपटा रही है हैरी पॉटर, डॉबी ने दुख भरी आवाज में फुसफुसा कर कहा। विंकी घर जाना चाहती है। विंकी अब भी मिस्टर क्राउच को ही अपना मालिक मानती है सर, और वो डॉबी की यह बात मानने को तैयार ही नहीं है कि अब प्रोफेसर डंबलडोर उसके मालिक हैं। सुनो विंकी, हैरी ने कहा। उसके मन में अचानक एक बात आई थी और वह विंकी से बात करने के लिए आगे झुक गया। सुनो, तुम्हें पता है मिस्टर क्राउच क्या कर रहे हैं? उन्होंने त्रिकोणीय टूर्नामेंट में आना छोड़ दिया है। विंकी की आंखें झपकी। उसकी बड़ी बड़ी पुतलियां हैरी पर टिक गई। फिर वह थोड़ी लहराई और बोली, मालिक ने आना छोड़ दिया है? हाँ, हैरी बोला। हमने उन्हें टूर्नामेंट के पहले काम के बाद से नहीं देखा है। दैनिक जादूगर में खबर छपी है कि वे बीमार हैं। विंकी फिर से थोड़ी लहराई और हैरी को घूरने लगी। मालिक बीमार है? उसका निचला होंठ कांपने लगा। लेकिन हमें इस बात पर यकीन नहीं है, हरमाइनी ने जल्दी से कहा। मालिक को अपनी विंकी की जरूरत है, विंकी सिसक कर बोली। मालिक अकेले सब कुछ नहीं संभाल सकते, हरमाइनी ने गंभीरता से कहा। बाकी लोग भी तो अपने घर का काम करते हैं विंकी। विंकी मिस्टर क्राउच के लिए सिर्फ घर का काम ही नहीं करती थी, विंकी गुस्से से बोली। वह पहले से भी ज्यादा हिलने लगी थी, जिस वजह से उसके दागदार ब्लाउज पर बटर बियर छलक गई। मालिक विंकी पर अपने सबसे गोपनीय राज के लिए भरोसा करते थे। क्या? हैरी ने कहा। लेकिन विंकी ने बहुत तेजी से अपना सिर हिलाया, जिससे उस पर और बटर बियर झलक गई। विंकी अपने मालिक के राज छिपा कर रखती है, उसने विद्रोही स्वर में कहा। वह बुरी तरह से हिल रही थी और अपनी आंखें चढ़ाकर हैरी को घूर रही थी। आप जासूसी कर रहे हैं? विंकी को हैरी पॉटर के बारे में इस तरह नहीं बोलना चाहिए, डॉबी ने गुस्से से कहा। हैरी पॉटर बहादुर हैं, नेक हैं, और हैरी पॉटर जासूस नहीं है। वे जासूसी कर रहे हैं मेरे मालिक के निजी और गोपनीय राज की जानकारी चाहते हैं। विंकी एक अच्छी घरेलू जिन्न है। विंकी अपनी जबान बंद रख सकती है। लोग उनके राज जानना चाहते हैं। विंकी की पलकें बंद हो गई और फिर अचानक बिना किसी चेतावनी के वो अपने स्टूल से नीचे लुढ़क गई और जोर जोर से खर्राटे लेने लगी।
बटरबियर की खाली बोतल पत्थर के फर्श पर लुढ़क गई। आधा दर्जन घरेलू जिन जल्दी से वहां आ गए और विंकी को हिकारत भरी नजरों से देखने लगे। उनमें से एक ने बोतल उठा ली और बाकी जिन्नों ने विंकी को चौकड़ी की डिजाइन वाले एक बड़े टेबल क्लॉथ से ढक दिया और इसके सिरों को नीचे फंसा दिया ताकि वो छिप जाए। सर और मिस, आपने जो सब देखा इसके लिए हमें अफसोस है। पास खड़े एक घरेलू जिन ने अपना सिर हिलाते हुए और बहुत शर्मिंदा दिखते हुए कहा। हमें उम्मीद है कि आप विंकी के आधार पर हम सबका मूल्यांकन नहीं करेंगे। वह दुखी है, हरमाइनी ने चिढ़कर कहा। तुम लोग उसे ढकने के बजाय उसे खुश करने की कोशिश क्यों नहीं करते? माफ कीजिए मिस, घरेलू जिन ने एक बार फिर अपना सिर झुकाते हुए कहा। लेकिन जब काम पड़ा हो और मालिकों की सेवा करनी हो तो घरेलू जिन्नों को दुखी होने का कोई हक नहीं है। ओह भगवान के लिए, हरमाइनी ने गुस्से से कहा। तुम सभी मेरी बात सुनो। तुम सभी को दुखी होने का उतना ही हक है जितना कि जादूगरों को है। तुम्हें तनख्वाह, छुट्टियों और अच्छे कपड़े पहनने का भी हक है। तुम्हें हर समय दूसरों की गुलामी में ही नहीं लगे रहना चाहिए। डॉबी की तरफ देखो। मिस, आप मेहरबानी करके डॉबी को बीच में ना घसीटें, डॉबी ने कहा और अचानक भयभीत दिखने लगा। किचन के सभी घरेलू जिन्नों के चेहरे से खुशी भरी मुस्कानें गायब हो गईं। वे अचानक हरमाइनी की तरफ ऐसे देखने लगे जैसे वो पागल और खतरनाक हो। हम आपका खाने पीने का सामान ले आए हैं, हैरी की कोनी के पास खड़े एक घरेलू जिन ने कहा और हैरी की बाह में एक बड़ा हैम, 1 दर्जन केक और कुछ फल दे दिए। अलविदा। घरेलू जिन हैरी, रॉन और हरमाइनी को घेर कर खड़े हो गए और अपने छोटे छोटे हाथों से उन्हें किचन के बाहर धकेलने लगे। डॉबी ने अंगीठी के पास से दयनीय भाव से चिल्ला कर कहा, जहां वो विंकी पर ढके टेबल क्लॉथ के पास खड़ा था। मौजों के लिए धन्यवाद हैरी पॉटर। तुमने अपना मुंह बंद क्यों नहीं रखा हरमाइनी, रॉन ने गुस्से से कहा जब उनके पीछे किचन का दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। वे अब हमें किचन में घुसने नहीं देंगे। हम विंकी से क्राउच के बारे में और जानकारी उगलवा सकते थे। ओह, जैसे तुम्हें उनकी परवाह थी, हरमाइनी ने ताना मारते हुए कहा। तुम तो वहां सिर्फ खाने पीने का सामान लेने के लिए जाते हो। इसके बाद पूरे दिन माहौल चिड़चिड़ा रहा। रॉन और हरमाइनी हॉल में अपना होमवर्क करते समय एक दूसरे पर इतने ताने कस रहे थे कि हैरी को कोफ्त होने लगी। उस शाम को वह अकेला ही सीरियस का खाने पीने का सामान लेकर उल्लू घर गया। पिग्विजियन इतना छोटा था कि वह एक पूरे हैम को अकेला ही पहाड़ तक नहीं ले जा सकता था, इसलिए हैरी को स्कूल के 2 घुग्गुओं की मदद भी लेनी पड़ी। शाम के धुंधलके में उड़ते समय वे बहुत अजीब दिख रहे थे क्योंकि उन तीनों ने मिलाकर एक बड़ा पैकेट उठा रखा था। हैरी खिड़की की चौखट पर झुक गया। उसने बाहर मैदान की तरफ देखा, फिर उसने अंधेरे जंगल में हिलते पेड़ों की फुनगियों और डॉमस्ट्रेंग जहाज के हिलते पाल देखे। हैग्रिड के घर की चिमनी से उड़ते धुएं के बीच से एक बाज उल्लू बाहर उड़ा। वह उड़कर महल की तरफ आया और उल्लू घर के चारों तरफ चक्कर लगाने के बाद ओझल हो गया। नीचे हैरी ने देखा कि हैग्रिड अपने केबिन के सामने जोर शोर से खुदाई कर रहा था। हैरी ने सोचा कि वो जाने क्या कर रहा होगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो सब्जियों का नया बगीचा बना रहा हो। उसके देखते ही देखते मैडम मैक्सिम बार्बेटन्स की घोड़ागाड़ी से बाहर निकली और हैग्रिड के पास गईं। ऐसा लग रहा था कि वे उससे बातचीत करने की कोशिश कर रही थी। हैग्रिड अपने फव्वारे पर झुका झुका उनकी बात सुनता रहा, लेकिन ऐसा लग रहा था उसने बातचीत करने में कोई दिलचस्पी नहीं ली। इसलिए मैडम मैक्सिम जल्दी ही अपनी घोड़ागाड़ी की तरफ लौट गईं। हैरी गरुड़द्वार हॉल में जाकर रॉन और हरमाइनी की झिकझिक नहीं सुनना चाहता था, इसलिए वो हैग्रिड को खुदाई करते देखता रहा जब तक कि अंधेरा इतना नहीं हो गया कि हैग्रिड का दिखना बंद हो गया और हैरी के आसपास के उल्लू जागकर रात के अंधेरे में उड़कर बाहर जाने लगे। अगले दिन नाश्ते के वक्त तक रॉन और हरमाइनी का बुरा मूड सुधर गया था। हैरी को देखकर राहत मिली कि रॉन की बुरी भविष्यवाणियां सही साबित नहीं हुई थी। रॉन ने कहा था कि हरमाइनी ने घरेलू जिन्नों का अपमान किया था, इसलिए वे गरुड़द्वार की टेबल पर खराब खाना भेजेंगे। बहरहाल बेकन, अंडे और मछली हमेशा जितने ही अच्छे थे। जब उल्लू डाक लेकर आए तो हरमाइनी ने उत्सुकता से ऊपर देखा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी चीज के आने की उम्मीद हो। पर्सी का जवाब इतनी जल्दी कैसे आ सकता है, रॉन ने कहा। हमने हेडविग को कल ही तो भेजा है। नहीं, वह बात नहीं है, हरमाइनी बोली। मैंने दैनिक जादूगर की सदस्यता ले ली है। मुझे अच्छा नहीं लगता कि हमें हर जानकारी नाग शक्ति वालों से मिले। बढ़िया सोच, हैरी ने भी ऊपर उड़ते उल्लुओं की तरफ देखते हुए कहा। सुनो हरमाइनी, मुझे लगता है तुम्हारी किस्मत अच्छी है। एक भूरा उल्लू हरमाइनी की तरफ उड़ कर आ रहा था। हरमाइनी ने निराशा से कहा, वह अखबार लेकर नहीं आ रहा है। लेकिन उसे हैरानी हुई जब भूरा उल्लू उसी की प्लेट के सामने उतरा। उसके ठीक पीछे 4 करेल उल्लू, एक भूरा उल्लू और एक पिंगल उल्लू भी उतर आए। तुमने कितने अखबार मंगवाए हैं, हैरी ने हरमाइनी के प्यालों को पकड़ते हुए कहा, जो उल्लुओं के झमघट के कारण गिरने वाला था। सभी उल्लू हरमाइनी के पास पहुंचकर अपनी चिट्ठी पहले देने की कोशिश कर रहे थे और आपस में धक्का मुक्की कर रहे थे।
आखिर मामला क्या है? हरमाइनी ने भूरे उल्लू की चिट्ठी खोलकर उसे पढ़ते हुए कहा। ओह, वह बुदबुदाई और उसका चेहरा लाल पड़ गया। क्या हुआ? रॉन ने कहा। यह तो ओह, यह तो बहुत मूर्खतापूर्ण है, उसने चिट्ठी हैरी की तरफ बढ़ाते हुए कहा। हैरी ने देखा कि इस चिट्ठी को हाथ से नहीं लिखा गया था, बल्कि दैनिक जादूगर के अक्षर काट कर चिपकाए गए थे। तुम बुरी लड़की हो। हैरी पॉटर को तुमसे अच्छी लड़की मिलना चाहिए। मगलू, तुम जहां से आई हो वहीं चली जाओ। सारी चिट्ठियां ऐसी ही हैं, हरमाइनी ने हताशा से एक के बाद एक चिट्ठियां खोलते हुए कहा। हैरी पॉटर को तुमसे अच्छी लड़की मिलनी चाहिए। तुम्हें तो मेढक के अंडों में उबालना चाहिए। तुम इसी काबिल हो। आउच! उसने जैसे ही आखिरी लिफाफा खोला, पेट्रोल जैसी बदबू वाला पीला हरा द्रव उसके हाथों पर गिर गया, जिससे बड़े बड़े लाल फोड़े उभर आए। अम्लकंद का शुद्ध रस। रॉन ने लिफाफे को सावधानी से उठाकर सूंघा। ओह, हरमाइनी ने कहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने नैपकिन से अपना हाथ पोंछने की कोशिश की, लेकिन अब तक उसकी उंगलियों पर बहुत बड़े बड़े फोड़े हो चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसने मोटे दस्ताने पहन रखे हों। बेहतर होगा कि तुम अस्पताल चली जाओ, हरमाइनी, हैरी ने कहा, जब हरमाइनी के चारों तरफ के उल्लू उड़ गए। हम प्रोफेसर स्प्राउट को बता देंगे कि तुम अस्पताल गई हो। मैंने उसे चेतावनी दे दी थी, रॉन ने कहा, जब हरमाइनी अपने हाथों को छिपाते हुए बड़े हॉल से बाहर गई। मैंने उसे चेतावनी दे दी थी कि वह रीटा स्कीटर से पंगा न ले। इसकी तरफ देखो। उसने उन चिट्ठियों में से एक को पढ़ा जिसे हरमाइनी पीछे छोड़ गई थी। मैंने साप्ताहिक जादूगरनी में पढ़ा है कि तुम किस तरह से हैरी पॉटर को धोखा दे रही हो। उस लड़के ने पहले ही मुश्किलें झेली हैं। जैसे ही मुझे पर्याप्त बड़ा लिफाफा मिलेगा, मैं तुम्हें अगली डाक से एक बड़ा शाप भेज दूंगी। ओह, अब उसे बचकर रहना पड़ेगा। हरमाइनी जड़ी बूटी विज्ञान की क्लास में नहीं आई। जब हैरी और रॉन ग्रीन हाउस से निकलकर जादुई प्राणियों की देखभाल की क्लास में जाने लगे, तो उन्होंने देखा कि मेलफॉय, क्रैब और गोयल महल की पत्थर की सीढ़ियां उतर रहे थे। पेंसी पाकिस्तान नागशक्ति के लड़कों के गैंग के साथ उनके पीछे पीछे खुसुर फुसुर कर रही थी और खिलखिला रही थी। हैरी को देखते ही पेंसी चिल्लाई, पाटर, क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड से तुम्हारा झगड़ा हो गया? वह नाश्ते के वक्त इतनी परेशान क्यों थी? हैरी ने उसकी बात अनसुनी कर दी। वह उसे यह जानने की संतुष्टि नहीं देना चाहता था कि साप्ताहिक जादूगरनी के लेख ने कितनी मुश्किलें खड़ी कर दी थीं। हैग्रिड ने उन्हें पिछली क्लास में बताया था कि अब यूनिकॉर्न का सबक खत्म हो चुका है। वो अपने केबिन के बाहर उनका इंतजार कर रहा था। उसके पैरों के पास नए संदूक देखकर हैरी का दिल डूब गया। निश्चित रूप से फिर से तो अग्निडंक नहीं पालना पड़ेगा, लेकिन जब वो इसके इतनी पास गया कि अंदर देख सके, तो उसने देखा कि उसमें लंबे थूथन वाले रोएदार प्राणी थे जिनका रंग काला था। उनके अगले पंजे फावड़े की तरह समतल थे। वे विद्यार्थियों की तरफ पलके झपकाकर देख रहे थे और इतने सारे लोगों को देखकर थोड़े हैरान लग रहे थे। जब विद्यार्थी चारों तरफ आ गए तो हैग्रिड बोला, ये स्वर्ण खोजी है। ये प्रायः खदानों में मिलते हैं। इन्हें चमकदार चीजें पसंद हैं। देखो। एक स्वर्ण खोजी अचानक उछला और उसने पेंसी पाकिस्तान की कलाई घड़ी को पकड़ने की कोशिश की। वह चीखते हुए पीछे हट गई। ये खजाना खोजने में बहुत मदद करते हैं, हैग्रिड ने खुशी से कहा। हमने सोचा कि हम तुम्हें आज इनके साथ मौज मस्ती करने देते हैं। वहां देखो। उसने हाल ही में खोदी हुई जमीन के बड़े हिस्से की तरफ इशारा किया, जिसे हैरी ने उल्लू घर की खिड़की से उसे खोदते हुए देखा था। हमने वहां सोने के कुछ सिक्के गाड़ दिए हैं। जिसका स्वर्ण खोजी सबसे ज्यादा सिक्के खोद कर लाएगा, हम उसे इनाम देंगे। बस अपना सारा कीमती सामान उतार कर दूर रख दो और एक एक स्वर्ण खोजी चुनकर उसे छोड़ दो। हैरी ने अपनी घड़ी उतार ली, जो अब वह सिर्फ आदत के कारण ही पहनता था, क्योंकि यह काफी समय से बंद पड़ी थी। उसने घड़ी अपनी जेब में रख ली, फिर एक स्वर्ण खोजी उठाया। स्वर्ण खोजी ने अपनी लंबी थूथन हैरी के कान से सटा ली और उत्साह से सूंघने लगा। उसका शरीर सचमुच बहुत मुलायम था। रुको, हैग्रिड ने संदूक की तरफ देखते हुए कहा। यहाँ तो एक स्वर्ण खोजी बचा है। कौन नहीं आया? हरमाइनी कहाँ है? वह अस्पताल गई है, रॉन ने कहा। हैरी बुदबुदा कर बोला, हम पूरी बात बाद में बताएंगे। पेंसी पाकिस्तान सुन रही थी। जादुई प्राणियों की देखभाल की क्लास में उन्हें पहले कभी भी इतना मजा नहीं आया था। स्वर्ण खोजी जमीन की मिट्टी में इतनी आसानी से ऊपर नीचे हो रहे थे जैसे मिट्टी नहीं पानी हो। हर स्वर्ण खोजी लौटकर उसी विद्यार्थी के पास आ जाता था जिसने उसे छोड़ा था और उसके हाथ में सोने के सिक्के डाल देता था। रॉन का स्वर्ण खोजी खास तौर पर कुशल था। उसने जल्दी ही रॉन की गोद सिक्कों से भर दी। क्या इन्हें पाला जा सकता है, हैग्रिड? रॉन ने रोमांच से पूछा, जब उसके स्वर्ण खोजी ने एक बार फिर जमीन के अंदर गोता लगाया, जिससे मिट्टी उड़कर उसके दुशाले पर आ गई। तुम्हारी मम्मी खुश नहीं होंगी, रॉन, हैग्रिड ने मुस्कुराते हुए कहा। स्वर्ण खोजी घर को बर्बाद कर देते हैं। हमें लगता है कि उन्होंने अब तक सारे सिक्के निकाल लिए होंगे, उसने स्वर्ण खोजी को गोता लगाते देखकर कहा। हमने सिर्फ 100 सिक्के गाड़े थे। ओह लो, हरमाइनी भी आ गई। हरमाइनी घास पार करके उसकी तरफ आ रही थी
उसके हाथों पर मोटी मोटी पट्टियां बंधी थी और वह बहुत दुखी नजर आ रही थी। पेंसी पार्किंसन ने उसे उत्सुकता से देखा। चलो अब हम यह देखते हैं कि तुम लोगों ने कैसा प्रदर्शन किया है, हैग्रिड ने कहा। अपने अपने सिक्के गिनो और सिक्के चुराने से कोई फायदा नहीं होगा ग्वाइल। उसकी बीटल जैसी काली आंखें सिकुड़ गईं। यह माया स्वर्ण है, यह कुछ घंटे बाद गायब हो जाता है। ग्वाइल ने अपनी जेबें खाली कर दी और बहुत चिड़चिड़ा दिखने लगा। गिनती करने पर पता चला कि रॉन का स्वर्ण खोजी सबसे ज्यादा सफल हुआ था, इसलिए हैग्रिड ने उसे पुरस्कार में हनी ड्यूस की बहुत बड़ी चॉकलेट दी। मैदान के पार लंच की घंटी बजी। क्लास के बाकी विद्यार्थी महल की तरफ चले गए, लेकिन हैरी, रॉन और हरमाइनी पीछे रुककर स्वर्ण खोजियों को संदूक में रखने में हैग्रिड की मदद करने लगे। हैरी का ध्यान इस तरफ भी गया कि मैडम मैक्सिम अपनी घोड़ा गाड़ी की खिड़की से उन्हें देख रही थी। हैग्रिड ने चिंता से पूछा, तुम्हारे हाथों को क्या हो गया हरमाइनी? हरमाइनी ने हैग्रिड को बताया कि उसे सुबह ढेर सारी नफरत भरी चिट्ठियां मिली थी। उसने उसे अम्लकंद के रस के बारे में भी बताया। चिंता मत करो, हैग्रिड ने धीरे से कहा और उसकी तरफ देखा। जब रीटा स्कीटर ने हमारी मम्मी के बारे में लिखा था तो हमें भी ऐसी ही चिट्ठियां मिली थी। तुम एक दानव और तुम्हें तो मौत के घाट उतार देना चाहिए। तुम्हारी माँ ने मासूम लोगों को मारा है, अगर तुम में जरा सी भी शर्म है तो तुम नदी में कूदकर अपनी जान दे देते। इसी तरह की बातें। नहीं, हरमाइनी ने सदमे में आते हुए कहा। हाँ, हैग्रिड बोला और उसने स्वर्ण खोजियों के संदूकों को अपने केबिन की दीवार पर रख दिया। लोग ऐसी ही बकवास लिखते हैं हरमाइनी, अब अगर ऐसी चिट्ठियां आए तो उन्हें खोलना ही मत, सीधे आग में डाल देना। तुमसे आज सचमुच बहुत अच्छी क्लास छूट गई, हैरी ने हरमाइनी से कहा जब वे महल की तरफ वापस लौटे। स्वर्ण खोजी अच्छे होते हैं, है ना रॉन? बहरहाल रॉन हैग्रिड की दी हुई चॉकलेट को घूर रहा था। वो किसी कारण परेशान लग रहा था। क्या हुआ? हैरी ने कहा। इसका स्वाद गड़बड़ है? नहीं, रॉन बोला। तुमने मुझे सोने के सिक्के के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? कौन से सिक्के? हैरी ने कहा। वे सिक्के जो मैंने तुम्हें क्विडिच वर्ल्ड कप में दिए थे, रॉन बोला। अपनी सर्वदर्शक दूरबीन के बदले मैंने तुम्हें टॉप बॉक्स में स्वर्ण नर्तकों द्वारा गिराए गए सोने के सिक्के दिए थे। तुमने मुझे उनके बारे में क्यों नहीं बताया? तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि वे गायब हो गए? हैरी को एक पल सोचना पड़ा, तब जाकर उसे याद आया कि रॉन किस बारे में बातें कर रहा था। ओह, उसने कहा और उसे आखिर वो घटना याद आ गई। मुझे पता ही नहीं चला कि वे सिक्के गायब हो गए हैं। मैं अपनी छड़ी घूमने के कारण इतना ज्यादा परेशान था कि सिक्कों के बारे में भूल ही गया। वे सीढ़ियां चढ़कर प्रवेश हॉल में पहुंचे और लंच करने के लिए बड़े हॉल में चले गए। कितनी बढ़िया बात है, रॉन अचानक बोला जब वे बैठ गए और उन्होंने प्लेट में रोस्ट चिकन और यॉर्कशायर पुडिंग को परोस लिया। इतना पैसा पास में होना कितनी बढ़िया बात है कि मुट्ठी भर सोने के सिक्के गायब होने का पता भी न चले। सुनो, मेरे दिमाग में उस रात को बहुत सी परेशान करने वाली दूसरी बातें थी, हैरी ने अधीरता से कहा। हम सब परेशान थे, याद है? मैं नहीं जानता था कि स्वर्ण नर्तकों के सोने के सिक्के गायब हो जाते हैं, रॉन बुदबुदाया। मुझे लगा था कि मैंने तुम्हारा हिसाब चुकता कर दिया है। तुम्हें क्रिसमस पर मुझे चडली कैनन हैट नहीं देनी चाहिए थी, हैरी ने कहा। उस बात को भूल जाओ, ठीक है? रॉन ने भुने आलू को अपने कांटे से भेदा और उसकी तरफ गुस्से से घूरा। फिर वह बोला, मुझे गरीबी से सख्त नफरत है। हैरी और हरमाइनी ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों को ही समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या कहें। यह बकवास है, रॉन ने कहा, जो अब भी आलू को गुस्से से घूर रहा था। मैं फ्रेड और जॉर्ज को गलत नहीं मानता हूँ कि वे पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं। काश मैं भी कमा पाता, काश मेरे पास स्वर्ण खोजी होता। अच्छा, अब हमें पता चल गया है कि तुम्हें अगले क्रिसमस पर क्या तोहफा देना चाहिए, हरमाइनी ने उत्साह से कहा। लेकिन जब इसके बाद भी रॉन की उदासी दूर नहीं हुई तो वह बोली, छोड़ो भी रॉन, तुम्हारी हालत और खराब हो सकती थी। कम से कम तुम्हारी उंगलियों पर अम्लकंद का रस तो नहीं गिरा है। हरमाइनी को अपनी छुरी कांटे का इस्तेमाल करने में बहुत तकलीफ हो रही थी। उसकी उंगलियां बहुत सूज चुकी थी और दर्द कर रही थी। मैं उस स्टिकर औरत से नफरत करती हूँ, वह खूंखार आवाज में बोली। मैं उससे बदला लेकर ही रहूंगी, भले ये मेरी जिंदगी का आखिरी काम क्यों ना हो। अगले सप्ताह भी हरमाइनी के लिए नफरत भरी चिट्ठियां आती रही। हालांकि उसने हैग्रिड की सलाह मानते हुए उन्हें नहीं खोला, लेकिन उसके कई अशुभ चिंतकों ने उसे भोपू भी भेजे। भोपू गुरुद्वार की टेबल पर आकर फट जाते थे और उस पर अपमानजनक शब्दों की बौछार कर देते थे, जिन्हें पूरे हॉल में बैठे लोग सुनते थे। जो लोग साप्ताहिक जादूगरनी नहीं पढ़ते थे, अब तक उन्हें भी पता चल गया था कि हैरी, क्रम, हरमाइनी का प्रेम त्रिकोण क्या था। हैरी लोगों को यह बताते बताते थक गया था कि हरमाइनी उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। अगर हम नजरअंदाज कर देंगे तो ये खबर अपनी आप ठंडी पड़ जाएगी, उसने हरमाइनी से कहा। तुमने देखा था पिछली बार उसने मेरे बारे में जो लिखा था, उससे लोग जल्दी ही बोर हो गए थे। हरमाइनी गुस्से से बोली, मैं तो यह जानना चाहती हूँ कि उसने हमारी गोपनीय बातचीत कैसे सुनी थी, जबकि उसे मैदान में आने की मनाही है। हरमाइनी गुप्त कराव से रक्षा की अगली क्लास के बाद थोड़ी देर अंदर ही रुकी रही।
वो प्रोफेसर मूडी से कुछ पूछना चाहती थी। बाकी के विद्यार्थी बाहर निकलने के लिए बहुत उत्सुक थे। मूडी ने आक्रामक मंत्रों के बचाव का कठोर अभ्यास करवाया था, जिससे कई लोग अपनी छुटपुट चोटें सहलाने लगे थे। हैरी को कान ऐंठने का इतना बुरा दौरा पड़ा था कि क्लास से बाहर निकलते समय वह कान पर हाथ रखे हुए था। देखो, रीटा निश्चित रूप से अदृश्य चोगा नहीं पहने थी। हरमाइनी 5 मिनट बाद हाफती हुई आई और हैरी तथा रॉन से प्रवेश हॉल में मिली। उसने हैरी का हाथ उसके ऐंठते कान से दूर हटाया ताकि वो उसकी बात सुन सके। मूडी का कहना है कि उन्होंने उसे दूसरे काम के दौरान निर्णायकों की टेबल या झील के आसपास नहीं देखा था। रॉन ने कहा। हरमाइनी, इस मामले को छोड़ भी दो। कभी नहीं, हरमाइनी जिद करते हुए बोली। मैं ये जानना चाहती हूँ कि उसने मेरी और विक्टर की बातें कैसे सुनी और उसे हैग्रिड की मम्मी के बारे में कैसे पता चला। शायद उसने माइक्रोफोन का इस्तेमाल किया हो, हैरी ने कहा। माइक्रोफोन? रॉन को यह बात समझ में नहीं आई। यह क्या होता है? हैरी उसे छिपे हुए माइक्रोफोनों और रिकॉर्डिंग यंत्रों के बारे में बताने लगा। रॉन मंत्रमुग्ध होकर सुनता रहा, लेकिन हरमाइनी ने उसकी बात काट दी। क्या तुम दोनों हॉगवर्ट्स एक इतिहास कभी नहीं पढ़ोगे? उससे क्या फायदा होगा? रॉन ने कहा। तुमने तो पहले ही पूरी किताब घोंट रखी है, हम तुमसे पूछ लेंगे। मगलू लोग जादू के जिन तमाम विकल्पों का इस्तेमाल करते हैं, बिजली, कंप्यूटर, रेडार और ऐसी ही चीजें, वे सब हॉगवर्ट्स के आसपास आकर खराब हो जाती हैं। यहाँ की हवा में बहुत ज्यादा जादू है। नहीं, रीटा छुपकर बातें सुनने के लिए जरूर जादू का इस्तेमाल कर रही होगी। वह ऐसा ही कर रही होगी। काश मैं पता लगा सकूं कि वह क्या कर रही थी। ओह, अगर यह गैर कानूनी हुआ तो मैं उसे मजा चखा दूंगी। हमारे पास चिंता करने के लिए पहले ही बहुत सारी बातें हैं, रॉन हरमाइनी से बोला। हम रीटा स्कीटर के खिलाफ प्रतिशोध का अभियान क्यों छेड़ें? मैं तुमसे मदद नहीं मांग रही हूँ, हरमाइनी ने तमक कर कहा। मैं ये काम अकेले ही करूंगी। वो पलटकर देखे बिना धड़धड़ाती हुई संगमरमर की सीढ़ियां चढ़ गई। हैरी को पूरा यकीन था कि वो लाइब्रेरी जा रही होगी। रॉन ने कहा, अब कहीं वह मुझे रीटा स्कीटर से नफरत है कि बैजों का बक्सा लेकर बाहर ना आ जाए। बहरहाल रीटा स्कीटर से प्रतिशोध लेने में हरमाइनी ने हैरी और रॉन से मदद नहीं मांगी। इसके लिए वे दोनों ही उसके आभारी थे, क्योंकि ईस्टर की छुट्टियों से पहले होमवर्क का बोझ बहुत बढ़ता जा रहा था। हैरी इस बात पर बहुत हैरान था कि हरमाइनी अपने होमवर्क के साथ साथ छिपकर सुनने के जादुई तरीकों पर शोध कैसे कर सकती थी। हैरी तो दिन रात अपने होमवर्क को पूरा करने में ही जुटा रहता था। हालांकि वो नियमित रूप से सीरियस के लिए पहाड़ की गुफा पर खाने पीने का सामान भी भेज रहा था। पिछली गर्मियों के बाद वो अच्छी तरह जान चुका था कि लगातार भूखा रहना कैसा होता है। उसने सीरियस को खाने पीने के सामान के साथ चिट्ठियां भी भेजी। इन चिट्ठियों में उसने उसे बताया कि सब कुछ सामान्य था और पर्सी का जवाब अभी तक नहीं आया था। हेडविग ईस्टर की छुट्टियां खत्म होने पर ही लौटी। पर्सी की चिट्ठी मिसेस वीजली के भेजे ईस्टर अंडों के पैकेट के साथ आई। हैरी और रॉन के अंडे ड्रैगन के अंडों जितने बड़े थे। उसमें घर की बनी टॉफी भरी थी। बहरहाल हरमाइनी का अंडा मुर्गी के अंडे से भी छोटा था। उसे देखते ही हरमाइनी का चेहरा उतर गया। उसने धीरे से पूछा, रॉन, कहीं तुम्हारी मम्मी साप्ताहिक जादूगरनी तो नहीं पढ़ती हैं? हाँ, रॉन ने कहा, जिसके मुंह में टॉफी भरी थी। उन्होंने व्यंजन विधियों के लिए इसे लगा रखा है। हरमाइनी ने अपने छोटे अंडे की तरफ दुख से देखा। हैरी ने उससे जल्दी से पूछा, क्या तुम यह नहीं जानना चाहते कि पर्सी ने क्या लिखा है? पर्सी की चिट्ठी छोटी और चिढ़ से भरी थी। जैसा कि मैं दैनिक जादूगर को लगातार बता रहा हूँ, मिस्टर क्राउच अभी छुट्टियां मना रहे हैं, जिसका उन्हें पूरा हक है। वे उल्लुओं के माध्यम से लगातार निर्देश भेज रहे हैं। नहीं, मैंने उन्हें देखा तो नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अपने बॉस की हैंडराइटिंग पहचान सकता हूँ। मेरे पास इन मूर्खतापूर्ण अफवाहों का खंडन करने के अलावा भी बहुत से काम है। जब तक कोई बहुत जरूरी बात ना हो तब तक मेहरबानी करके मुझे दोबारा परेशान मत करना। हैप्पी ईस्टर। गर्मी का टर्म शुरू होने का आमतौर पर यह मतलब होता था कि हैरी उस मौसम के आखिरी क्विडिच मैच की जमकर प्रैक्टिस कर रहा होता। बहरहाल इस साल उसे त्रिकोणीय टूर्नामेंट के तीसरे और आखिरी काम की तैयारी करनी थी, लेकिन उसे अब तक यह मालूम नहीं था कि उसे क्या करना होगा। बहरहाल मई के आखिरी सप्ताह में प्रोफेसर मैगोनिकल ने उसे रूप परिवर्तन की क्लास के बाद रोक लिया। उन्होंने उससे कहा, तुम्हें आज रात को 8:45 बजे क्विडिच पिच पर जाना है पॉटर। मिस्टर मैकमैन वहां पर चैंपियनों को तीसरे काम के बारे में बताएंगे। इसलिए उस रात को 8:30 बजे हैरी ने गरुड़ द्वार के हॉल में रॉन और हरमाइनी से विदा ली और सीढ़ियां उतर कर गया। जब वह प्रवेश हॉल को पार कर रहा था तो सेड्रिक मेहनतकश के हॉल से आ गया। तुम्हें क्या लगता है तीसरा काम क्या होगा? उसने हैरी से पूछा जब वे 7-7 पत्थर की सीढ़ियां उतरकर बादलों से भरी रात में बाहर निकले। फ्लर भूमिगत सुरंगों के बारे में बात कर रही थी। उसे लगता है कि हमें खजाना खोजना होगा। यह तो बहुत ज्यादा बुरा नहीं होगा, हैरी ने कहा और सोचा कि यह काम करने के लिए वो हैग्रिड से एक स्वर्ण खोजी उधार मांग लेगा। वे अंधेरे हॉल से होते हुए क्विडिच स्टेडियम की तरफ बढ़ने लगे। दर्शक दीर्घा के बीच जगह से निकलकर वे पिच तक पहुंच गए। उन्होंने इसका क्या हाल कर दिया है, सेड्रिक ने गुस्से से कहा और एकदम रुक गया।
क्विडिच पिच अब समतल और सपाट नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पूरे पिच पर लंबी नीची दीवारें बना दी हो, जो हर दिशा में घूम रही थी और एक दूसरे को काटती जा रही थी। ये तो बागड़ की दीवारें हैं, हैरी ने सबसे करीब की दीवार को गौर से देखते हुए कहा। हेलो, एक खुशनुमा आवाज सुनाई दी। लूडो बैगमैन पिच के बीच में क्रम और फ्लर के साथ खड़े थे। हैरी और सेड्रिक बागड़ की दीवारों को लांघते हुए उनकी तरफ गए। जब हैरी पास पहुंचा तो फ्लर ने उसे मुस्कुरा कर देखा। जब से हैरी ने उसकी बहन को झील से बाहर निकाला था, तब से उसके प्रति फ्लर का व्यवहार बिल्कुल बदल गया था। तो तुम्हें क्या लगता है? बैगमैन ने कहा, जब हैरी और सेड्रिक ने आखिरी बागड़ की दीवार लांघी। पौधों की दीवार अच्छी तरह बड़ी हो रही है ना? 1 महीने बाद देखना, तब तक हैग्रिड इसे 20 फुट ऊंची कर देगा। फिर उनकी नजर हैरी और सेड्रिक के उदास चेहरों पर पड़ी और वे मुस्कुराते हुए बोले, चिंता मत करो, जब हमारा काम पूरा हो जाएगा तो तुम्हारी क्विडिच पिच बिल्कुल सामान्य हो जाएगी। मुझे लगता है तुम लोगों ने अंदाजा लगा लिया होगा कि हम यहाँ क्या बना रहे हैं। कोई भी एक पल तक कुछ नहीं बोला। फिर क्रम बुदबुदाया, भूल भुलैया। सही कहा, बैगमैन बोले, भूल भुलैया। तीसरा काम दरअसल बिल्कुल सीधा साधा है। त्रिकोणीय टूर्नामेंट का कप भूल भुलैया के बीचों बीच रखा रहेगा। जो चैंपियन इसे सबसे पहले छुएगा उसे पूरे नंबर मिलेंगे। हमें सिर्फ भूल भुलैया पार करना होगा? फ्लर ने पूछा। नहीं, उसमें बाधाएं भी होंगी, बैगमैन ने खुशी से उछलते हुए कहा। हैग्रिड कई जानवर रखने वाला है। इसके अलावा बहुत से मंत्र भी होंगे जिन्हें तोड़ना होगा। इसी तरह की कई चीजें होंगी। जो चैंपियन अब तक सबसे आगे है, उन्हें भूल भुलैया में सबसे पहले जाने का मौका मिलेगा। बैगमैन ने हैरी और सेड्रिक की तरफ मुस्कुराते हुए कहा। फिर मिस्टर क्रम जाएंगे, फिर मिस डेलाकॉर, लेकिन तुम सबके पास जीतने का मौका रहेगा। सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि तुम लोग बाधाओं से कितनी अच्छी तरह निपटते हो। इसमें मजा आएगा, है ना? हैरी अच्छी तरह जानता था कि हैग्रिड इस तरह की घटना के लिए कैसे जानवर रखेगा। उसे कतई उम्मीद नहीं थी कि इसमें जरा भी मजा आएगा। बहरहाल उसने भी बाकी चैंपियनों की तरह अपना सिर हिला दिया। बहुत बढ़िया, अब अगर तुम में से किसी को कोई सवाल नहीं पूछना है तो हम महल की तरफ लौट चलते हैं, ठीक है? बाहर थोड़ी ठंड है। जब सभी चैंपियन भूल भुलैया की दीवारों से बाहर जाने लगे तो बैगमैन जल्दी से हैरी के साथ चल दिए। हैरी को लग रहा था कि बैगमैन एक बार फिर उसके सामने मदद करने का प्रस्ताव रखने वाले हैं, लेकिन तभी क्रम ने हैरी के कंधे पर हाथ रख दिया। क्या हम बात कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, हैरी ने थोड़ी हैरानी से कहा। क्या तुम मेरे साथ पैदल चलोगे? ठीक है, हैरी ने उत्सुकता से कहा। बैगमैन थोड़े परेशान होकर बोले, हैरी, मैं तुम्हारा इंतजार करता हूँ, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है मिस्टर बैगमैन, हैरी ने अपनी मुस्कान रोकते हुए कहा। मुझे महल का रास्ता मालूम है, मैं अपने आप वहां पहुंच सकता हूँ, धन्यवाद। हैरी और क्रम एक साथ स्टेडियम से बाहर निकले, लेकिन क्रम उसे डॉमस्ट्रेंग के जहाज की दिशा में नहीं ले गया। इसके बजाय वो जंगल की तरफ चलने लगा। हैग्रिड के केबिन और बॉबेटिन्स की घोड़ागाड़ी के पास से गुजरते समय हैरी ने पूछा, हम इस तरफ क्यों जा रहे हैं? मैं नहीं चाहता कि हमारी कोई बात सुन ले, क्रम ने जवाब दिया। जब आखिरकार वे बॉबेटिन्स के घोड़ों के अहाते से थोड़ी दूरी पर खुली जगह में पहुंच गए तो क्रम पेड़ों की छाया में रुक गया और हैरी की तरफ मुड़ा। उसने गुस्से से कहा, मैं यह जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे और हरमाइनी के बीच में क्या चल रहा है। हैरी को क्रम के गोपनीय अंदाज से ऐसा लगा था जैसे मामला इससे ज्यादा गंभीर होगा। उसने क्रम की तरफ हैरानी से घूरा। कुछ नहीं, उसने कहा, लेकिन क्रम अब भी उसकी तरफ गुस्से से घूर रहा था। हैरी को अचानक एक बार फिर यह एहसास हुआ कि क्रम कितना लंबा और बड़ा है, इसलिए उसने अपनी बात को विस्तार से कहा। हम लोग दोस्त हैं, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है और कभी थी भी नहीं। उस स्कीटर औरत ने तो मनगढ़ंत बातें लिखी थी। हरमाइनी तुम्हारे बारे में अक्सर बातें करती है, क्रम ने हैरी को शक से देखते हुए कहा। हाँ, हैरी बोला, क्योंकि हम दोस्त हैं। उसे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि वो विक्टर क्रम के साथ यह बातचीत कर रहा है, जो मशहूर अंतरराष्ट्रीय क्विडिच खिलाड़ी था। ऐसा लग रहा था जैसे 18 साल का क्रम उसे अपने बराबरी का वास्तविक प्रतिद्वंदी मान रहा हो। तुमने उसे कभी नहीं, हैरी ने बहुत सख्ती से कहा। क्रम थोड़ा खुश दिखने लगा। उसने हैरी को कुछ पल तक घूरा, फिर बोला, तुम जादुई झाड़ू पर बहुत अच्छा उड़ लेते हो। मैंने तुम्हारा पहला काम देखा था। धन्यवाद, हैरी ने खुलकर मुस्कुराते हुए कहा और अचानक खुद को ज्यादा लंबा महसूस करने लगा। मैंने भी तुम्हें क्विडिच वर्ल्ड कप में देखा था, छदम छलावा, तुम गजब के। लेकिन तभी क्रम के पीछे पेड़ों में कोई चीज हिली। हैरी को जंगल में मंडराने वाली चीजों का अनुभव था, इसलिए उसने तत्काल क्रम की बाह पकड़ी और उसे अपनी तरफ खींच लिया। क्या हुआ? हैरी ने अपना सिर हिलाया और उस तरफ देखा जहां उसने हलचल देखी थी। उसने अपना हाथ अपने दुशाले के भीतर डाला, अपनी छड़ी निकाल ली।
अगले ही पल बलूत के ऊंचे पेड़ के पीछे से एक आदमी लड़खड़ाता हुआ बाहर निकला। एक पल के लिए तो हैरी उसे पहचान नहीं पाया। फिर उसे एहसास हुआ कि ये मिस्टर क्राउच थे। ऐसा लग रहा था जैसे मिस्टर क्राउच कई दिनों से यात्रा कर रहे थे। उनके दुशाले के घुटने फटे और खून से सने हुए थे। उनके चेहरे पर खरोंचे थी। उनकी दाढ़ी बड़ी हुई थी और भूरी थी। उनके बालों और मूंछों दोनों को ही धोने और तराशने की जरूरत थी। बहरहाल उनकी हरकतें उनकी हुल्ली से ज्यादा अजीब थी। बुदबुदाते और इशारा करते हुए मिस्टर क्राउच किसी ऐसे आदमी से बातें कर रहे थे जो सिर्फ उन्हें ही दिखाई दे रहा था। उन्हें देखकर हैरी को उस आवारा बूढ़े की याद आ गई जिसे उसने एक बार डसली परिवार के साथ शॉपिंग करते वक्त देखा था। वह आदमी भी हवा से बातें कर रहा था और उससे बचने के लिए पिटूनिया आंटी ने डडली का हाथ पकड़कर सड़क पार कर ली थी। इसके बाद वार्नर अंकल ने पूरे परिवार को एक लंबा भाषण दिया था कि वे भिखारियों और आवाराओं के साथ क्या करना चाहेंगे। वे तो शायद निर्णायक है ना? क्रम ने मिस्टर क्राउच को घूरते हुए कहा। वे तो शायद तुम्हारे मंत्रालय में है। हैरी ने सिर हिलाया। एक पल के लिए झिझका और फिर धीरे धीरे मिस्टर क्राउच की तरफ बढ़ा। वे हैरी को नहीं देख पाए और पास वाले पेड़ से बातें करने में लगे रहे। वेदरबी, और जब तुम यह काम कर लो तो डंबलडोर को एक उल्लू भेजकर यह बता देना कि डर्मस्ट्रैंड के कितने विद्यार्थी टूर्नामेंट में भाग लेंगे। कारक्रॉफ्ट ने हाल ही में खबर भिजवाई है कि वे 12 विद्यार्थियों को लेकर आ रहे हैं। मिस्टर क्राउच, हैरी ने सावधानी से कहा, और फिर मैडम मैक्सिम को भी एक उल्लू भेज देना। जब उन्हें पता चलेगा कि कारकरव 12 विद्यार्थियों को लेकर आ रहे हैं तो शायद वे भी अपने विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाना चाहेंगी। यह काम कर दो वेदरबी, ठीक है? ठीक है। मिस्टर क्राउच की आंखें बाहर निकल पड़ रही थीं। वे पेड़ को घूर कर देख रहे थे और बड़बड़ाते रहे। फिर वे लड़खड़ाए और घुटनों के बल बैठ गए। मिस्टर क्राउच, हैरी ने जोर से कहा, आप ठीक तो हैं? क्राउच की आंखें ऊपर चढ़ी हुई थी। हैरी ने पलटकर क्रम की तरफ देखा जो उसके पीछे पेड़ों तक आ गया था और जमीन पर बैठे क्राउच को दहशत से देख रहा था। उनके साथ क्या गड़बड़ हो गई? क्या पता, हैरी बुदबुदाया। सुनो, तुम जाकर किसी को बुला लाओ। डंबलडोर, मिस्टर क्राउच ने सांस खींचते हुए कहा। उन्होंने हाथ बढ़ाकर हैरी का दुशाला पकड़कर उसे पास खींचा। हालांकि उनकी हैरी आंखें को नहीं बल्कि उसके सिर के ऊपर से दूसरी तरफ देख रही थी। मुझे जरूरत है, मिलना है डंबलडोर से। ठीक है, हैरी बोला। उठिए तो सही मिस्टर क्राउच, हम सीधे डंबलडोर के पास। मैंने मूर्खतापूर्ण काम कर दिया है, मिस्टर क्राउच सांस खींचते हुए बोले। वे सचमुच पागल दिख रहे थे। उनकी आंखें गोल गोल घूम रही थीं और बाहर निकली पड़ रही थीं। उनकी लार उनकी ठुड्डी पर बहने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे हर शब्द बोलने के लिए उन्हें भयंकर कोशिश करनी पड़ रही थी। डंबलडोर को बताना ही होगा। उठिए मिस्टर क्राउच, हैरी ने ज्यादा जोर से और स्पष्टता से कहा। उठिए, मैं आपको डंबलडोर के पास ले चलता हूँ। मिस्टर क्राउच की आंखें हैरी पर पड़ी। तो तुम कौन? उन्होंने फुसफुसा कर कहा। मैं स्कूल का विद्यार्थी हूँ, हैरी ने कहा और क्रम की तरफ मदद के लिए देखा, लेकिन बुरी तरह घबराया हुआ क्रम पीछे ही रुक गया। तुम उसके आदमी तो नहीं हो? क्राउच फुसफुसाए और उनका चेहरा लटक गया। नहीं, हैरी ने कहा, हालांकि उसे जरा भी पता नहीं था कि क्राउच की बात का क्या मतलब था। डंबलडोर के हो? हाँ, हैरी ने कहा। क्राउच ने उसे अपने और करीब खींच लिया। हैरी ने अपने दुशाले पर क्राउच की पकड़ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बहुत कसकर पकड़ रखा था। डंबलडोर को चेतावनी दे दो। मैं डंबलडोर को बुलाकर लाता हूँ, लेकिन आप मुझे छोड़े तो सही, हैरी ने कहा। मुझे छोड़ दे मिस्टर क्राउच, मैं उन्हें बुलाकर लाता हूँ। धन्यवाद वेदरबी, और जब तुम यह काम कर लो तो मैं एक कप चाय पीना चाहूंगा। मेरी पत्नी और मेरा बेटा कुछ ही समय में आने वाले हैं। मुझे आज रात को मिस्टर और मिसेस फज के साथ एक संगीत समारोह में जाना है। क्राउच एक पेड़ से दोबारा धारा प्रभा बोलने लगे और इस बात से अनभिज्ञ थे कि हैरी वहां था। यह देखकर हैरी को इतनी हैरानी हुई कि उसे पता ही नहीं चला कि क्राउच उसे छोड़ चुके थे। हाँ, मेरे बेटे को हाल ही में 12 OWL मिले हैं। बहुत संतोषजनक है। हाँ, धन्यवाद, मुझे गर्व है। अब अगर तुम जादू मंत्री एंडोरन का मेमो ले आओ, मैं उसका जवाब लिख देता हूँ। तुम यहीं पर उनके साथ रुको, हैरी ने क्रम से कहा। मैं डंबलडोर को बुलाकर लाता हूँ। मेरे जाने से काम जल्दी हो जाएगा। मैं जानता हूँ कि उनका ऑफिस कहाँ है। वे पागल हो गए हैं, क्रम ने संदेह से क्राउच की तरफ घूरते हुए कहा, जो अब भी पेड़ से बातें करने में लगे थे और यह मान रहे थे कि वहां पर पेड़ नहीं बल्कि पर्सी खड़ा है। बस उन्हीं के साथ रहो, हैरी ने उठते हुए कहा, लेकिन उसके हिलने से मिस्टर क्राउच भी हरकत में आ गए। उन्होंने हैरी के घुटने को पकड़ लिया और उसे दोबारा जमीन पर खींच लिया।
मुझे छोड़कर मत जाओ, वे फुसफुसाए और उनकी आंखें एक बार फिर बाहर निकलने लगी। मैं बचकर भागा हूँ, चेतावनी देनी होगी, बताना ही होगा, डंबलडोर से मिलना होगा, सब मेरी गलती, सब मेरी गलती, बर्था मर गई, मेरी गलती, मेरा बेटा, मेरी गलती, डंबलडोर को बताना होगा, हैरी पॉटर, शैतानी शहंशाह, पहले से ज्यादा ताकतवर, मेरी गलती, हैरी पॉटर। मिस्टर क्राउच, आप मुझे छोड़े तो सही, मैं डंबलडोर को बुलाकर लाता हूँ, हैरी बोला। उसने क्रम की तरफ पलट कर देखा और गुस्से से बोला, मेरी मदद करो। बहुत डरते डरते क्रम आगे बढ़ा और मिस्टर क्राउच के पास बैठ गया। उन्हें यहीं पर रोक कर रखना, हैरी ने मिस्टर क्राउच की पकड़ से छूटते हुए कहा। मैं डंबलडोर को लेकर आता हूँ। जल्दी करना, क्रम ने पीछे से कहा, जब हैरी जंगल से दूर भागकर अंधेरे मैदान की तरफ जा रहा था। मैदान खाली था। बैगमैन, सेड्रिक और फ्लर गायब हो चुके थे। हैरी पत्थर की सीढ़ियों पर धड़धड़ाता हुआ चढ़ा, दरवाजे से अंदर घुसा, संगमरमर की सीढ़ियां चढ़ा और दूसरी मंजिल पर पहुंच गया। 5 मिनट बाद वह एक भयंकर जानवर की मूर्ति की तरफ भाग रहा था, जो एक खाली गलियारे में आधी दूरी पर बनी हुई थी। उसने हांफते हुए कहा, शरबत लेमन। यह डंबलडोर के ऑफिस तक जाने वाली छिपी हुई सीढ़ियों का पासवर्ड था, या कम से कम यह 2 साल पहले तो था। बहरहाल ऐसा लग रहा था कि पासवर्ड बदल गया था, क्योंकि भयंकर जानवर की मूर्ति एक तरफ नहीं हटी, बल्कि उसी तरह खड़ी रही और हैरी को बुरी नजरों से घूर रही थी। हिलो, हैरी चिल्लाया, चलो। लेकिन हॉगवर्ट्स में कोई चीज कभी सिर्फ चिल्लाने से नहीं हिलती थी। वह जानता था कि इससे कोई फायदा नहीं होना था। उसने अंधेरे गलियारे में दोनों तरफ देखा, शायद डंबलडोर स्टाफ रूम में हो। वह पूरी तेजी से सीढ़ियों की तरफ भागने लगा। पॉटर! हैरी लगभग फिसलते हुए रुक गया और चारों तरफ देखने लगा। स्नेप अभी अभी भयानक जानवर की पत्थर की मूर्ति के पीछे छिपी हुई सीढ़ियों से बाहर निकले थे। जब उन्होंने हैरी को इशारा करके अपनी तरफ बुलाया तो दीवार बंद ही हो रही थी। उन्होंने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो पॉटर? मुझे प्रोफेसर डंबलडोर से मिलना है, हैरी ने गलियारे में दोबारा पलटकर भागते हुए और स्नेप के सामने रुकते हुए कहा। मुझे मिस्टर क्राउच के बारे में बताना है, वे अभी अभी आए हैं, वे जंगल में हैं, वे डंबलडोर से मिलना चाहते हैं। यह क्या बकवास है, स्नेप ने कहा और उनकी काली आंखें चमकने लगी। तुम यह क्या बोल रहे हो? मिस्टर क्राउच, हैरी चिल्लाया, मंत्रालय के, वे बीमार हैं, वे जंगल में हैं और डंबलडोर से मिलना चाहते हैं। आप मुझे बस पासवर्ड बता दें। हेडमास्टर व्यस्त है पॉटर, स्नेप ने कहा। उनके पतले मुंह पर अब एक अप्रिय मुस्कान आ गई। मुझे डंबलडोर को बताना ही होगा, हैरी चिल्लाया। क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दी पॉटर? हैरी को मालूम था कि स्नेप को बहुत मजा आ रहा होगा, क्योंकि वे हैरी को कोई ऐसी चीज नहीं दे रहे थे जिसे पाने के लिए वो इतना बेताब था। देखिए, हैरी ने गुस्से से कहा, क्राउच ठीक नहीं है। उनका दिमाग घूम गया है। वे कहते हैं कि उन्हें डंबलडोर को चेतावनी देनी है। स्नेप के पीछे वाली पत्थर की दीवार अचानक खुल गई। वहां डंबलडोर लंबे हरे दुशाले में अपने चेहरे पर एक अजीब सा भाव लेकर खड़े हुए थे। क्या कोई समस्या है? उन्होंने हैरी और स्नेप की तरफ देखते हुए कहा। प्रोफेसर, हैरी ने स्नेप के कुछ बोलने से पहले ही कह दिया, मिस्टर क्राउच यहाँ आ गए हैं, वे जंगल में हैं, वे आपसे बात करना चाहते हैं। हैरी को उम्मीद थी कि डंबलडोर इस बारे में सवाल पूछेंगे, लेकिन उसे बहुत राहत मिली जब डंबलडोर ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने तत्काल कहा, रास्ता दिखाओ, और इसके बाद वे गलियारे में हैरी के पीछे पीछे चल दिए। स्नेप भयंकर जानवर की मूर्ति की बगल में ही खड़े रहे और उससे दुगने बदसूरत दिखते रहे। हैरी, मिस्टर क्राउच क्या कह रहे थे? डंबलडोर ने तेजी से संगमरमर की सीढ़ियां उतरते समय पूछा। उन्होंने कहा था कि वे आपको चेतावनी देना चाहते हैं। कहा था कि उन्होंने कोई भयंकर गलती कर दी है। उन्होंने अपने बेटे का और बर्था जोकिंस का और वोल्डेमॉर्ट का जिक्र किया था। यह भी कहा था कि वोल्डेमॉर्ट ज्यादा ताकतवर बन रहा है। अच्छा, डंबलडोर ने कहा और अंधेरे में पहुंचने के बाद अपनी रफ्तार बढ़ा दी। उनका व्यवहार समान नहीं है, हैरी ने तेजी से डंबलडोर के साथ चलते हुए। उन्हें पता ही नहीं है कि वे कहाँ हैं। वे कभी इस तरह बातें करते हैं जैसे पर्सी वीजली वहीं खड़ा हो, फिर वे अचानक कहने लगते हैं कि उन्हें आपसे मिलना है। मैं उन्हें विक्टरक्रम के पास छोड़कर आया हूँ। अच्छा, डंबलडोर ने तीखी आवाज में कहा और ज्यादा तेजी से चलने लगे, जिससे हैरी को उनकी बराबरी करने के लिए दौड़ना पड़ा। किसी और ने मिस्टर क्राउच को देखा है? नहीं, हैरी ने कहा। मिस्टर बैगमैन ने हमें तीसरे काम के बारे में बताया। इसके बाद क्रम और मैं रुककर बातें करने लगे। फिर हमने मिस्टर क्राउच को जंगल में से बाहर निकलते देखा। जब अंधेरे में बॉबेटन्स की घोड़ा गाड़ी दिखी तो डंबलडोर ने पूछा, वे कहाँ हैं? यहाँ पर, हैरी ने डंबलडोर के सामने आते हुए और पेड़ों के बीच से रास्ता दिखाते हुए कहा। उन्हें क्राउच की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन हैरी को पूरा यकीन था वह जगह बॉबेटन्स की घोड़ा गाड़ी से ज्यादा दूर नहीं थी। यहीं कहीं होगी। विक्टर, हैरी चिल्लाया। किसी ने जवाब नहीं दिया। वे यही थे, हैरी ने डंबलडोर से कहा। निश्चित रूप से आसपास ही होंगे।
प्रकाशित भव, डंबलडोर ने कहा और अपनी छड़ी जलाकर ऊपर उठा ली। इसकी संकरी रोशनी काले पेड़ों के तने पर पड़ी और जमीन को रोशन करने लगी और फिर यह दो पैरों पर पड़ी। हैरी और डंबलडोर जल्दी से आगे बढ़े। क्रम जंगल की जमीन पर पसरा पड़ा हुआ था। वह बेहोश लग रहा था। मिस्टर क्राउच का नामो निशान नहीं दिख रहा था। डंबलडोर क्रम के ऊपर झुके और धीरे से उसकी एक पलक खोली। उसे स्तब्ध कर दिया गया है, उन्होंने धीरे से कहा। उनकी छड़ी की रोशनी में उनका आंधे चांद के आकार का चश्मा चमक रहा था। उन्होंने आसपास के पेड़ों की तरफ देखा। क्या मैं जाकर किसी और को बुला लाऊं? हैरी ने कहा। मैडम पॉम्फ्री को? नहीं, डंबलडोर ने जल्दी से कहा। यहीं रुको। उन्होंने अपनी छड़ी हवा में उठाई और उसकी नोक हैग्रिड के केबिन की तरफ कर दी। हैरी ने देखा कि उसमें से कोई सफेद चीज बाहर निकली और बुता पक्षी की तरह पेड़ों के बीच से उड़कर जाने लगी। फिर डंबलडोर दोबारा क्रम के ऊपर झुके, अपनी छड़ी उसकी तरफ की और बुदबुदाए, सजीवो। क्रम ने अपनी आंखें खोली। वो भौचक्का दिख रहा था। डंबलडोर को देखते ही उसने उठकर बैठने की कोशिश की, लेकिन डंबलडोर ने उसके कंधे पर अपना एक हाथ रखकर उसे लिटाए रखा। उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया, क्रम बुदबुदाया और उसने अपना एक हाथ अपने सिर पर रख लिया। उस पागल आदमी ने मुझ पर हमला कर दिया। मैं जब पलटकर यह देखने लगा कि पॉटर कहाँ गया है तो उन्होंने पीछे से हमला कर दिया। एक पल के लिए खामोश लेटे रहो, डंबलडोर ने कहा। उन्हें तेज तेज कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। हैग्रिड हाफता हुआ आ रहा था। फैंग उसके पीछे पीछे था। हैग्रिड अपना बड़ा धनुष साथ लाया था। प्रोफेसर डंबलडोर, उसने आंखें फैलाकर कहा। हैरी, क्या? हैग्रिड, मैं चाहता हूँ कि तुम जाकर प्रोफेसर कारक्रॉफ्ट को बुला लाओ, डंबलडोर ने कहा। उनके विद्यार्थी पर हमला हुआ है। इसके बाद मेहरबानी करके प्रोफेसर मूडी को भी खबर कर दो। इसकी कोई जरूरत नहीं है, डंबलडोर, एक गुर्राहट भरी आवाज आई। मैं आ गया हूँ। मूडी उनकी तरफ लंगड़ाते हुए आ रहे थे। उनकी जादुई छड़ी प्रकाशित थी और वे अपनी छड़ी पर टिके हुए थे। कम बखत टांग, उन्होंने गुस्से से कहा, वरना यहाँ जल्दी पहुंच गया होता। क्या हुआ? इसने अपने क्राउच के बारे में बताया था। क्राउच? हैग्रिड ने सूनेपन से कहा। कारक्रॉफ्ट को बुला लाओ हैग्रिड, डंबलडोर ने तीखी आवाज में कहा। ओह हाँ, बिल्कुल प्रोफेसर, हैग्रिड ने कहा। वह मुड़ा और अंधेरे पेड़ों में गायब हो गया। फैंग उसके पीछे पीछे गया। मैं नहीं जानता कि बाटी क्राउच कहाँ है, डंबलडोर ने मूडी से कहा, लेकिन हमें उन्हें ढूंढना ही है। मैं यह काम कर देता हूँ, मूडी गुर्राए। उन्होंने अपनी छड़ी बाहर निकाली और लंगड़ाते हुए जंगल में चले गए। डंबलडोर और हैरी तब तक कुछ नहीं बोले जब तक कि उन्हें हैग्रिड और फैंग के लौटने की आवाजें सुनाई नहीं दी। कारक्रॉफ्ट उनके पीछे जल्दी जल्दी आ रहे थे। उन्होंने चिकने सफेद फर का दुशाला पहन रखा था और उनका चेहरा पीला और परेशान दिख रहा था। यह क्या है? वे चिल्लाए जब उन्होंने क्रम को जमीन पर पड़े देखा और डंबलडोर तथा हैरी को उसके पास खड़े देखा। क्या हो रहा है? क्रम ने अब बैठकर अपना सिर मलते हुए कहा। किसी ने मुझ पर हमला कर दिया था, मिस्टर क्राउच या जो भी उनका नाम था। क्राउच ने तुम पर हमला किया? क्राउच ने तुम पर हमला किया? त्रिकोणीय टूर्नामेंट के निर्णायक ने? कारक्रॉफ्ट, डंबलडोर ने बोलना शुरू किया, लेकिन कारक्रॉफ्ट ने खड़े होकर अपने दुशाले को कसकर पकड़ लिया और आग बबूला दिखने लगे। धोखा, वे गरजे और डंबलडोर की तरफ इशारा किया। यह एक साजिश है। तुम और तुम्हारे जादू मंत्रालय ने मुझसे झूठे वादे करके यहाँ आने का प्रलोभन दिया था डंबलडोर। यह बराबरी की प्रतियोगिता नहीं है। पहले तो तुमने धोखे से नाबालिग पॉटर को टूर्नामेंट में शामिल करवाया। अब मंत्रालय के तुम्हारे दोस्त ने मेरे चैंपियन को घायल करके टूर्नामेंट से बाहर निकालने की कोशिश की। मुझे इस पूरे मामले में धोखेबाजी और भ्रष्टाचार की बू आ रही है। और डंबलडोर, तुम अंतरराष्ट्रीय जादुई सौहार्द की बात कर रहे थे, आपसी संबंधों को मजबूत करने की बात कर रहे थे, पुराने मतभेदों को बुलाने की बात कर रहे थे। देखो, मैं तुम्हारे बारे में यह सोचता हूँ। कारक्रॉफ्ट ने डंबलडोर के पैरों के पास जमीन पर थूक दिया। एक तेज कदम बढ़ाकर हैग्रिड ने कारक्रॉफ्ट के दुशाले का सामने वाला हिस्सा पकड़कर उन्हें हवा में उठा दिया और पास वाले पेड़ से टिका दिया। माफी मांगो, हैग्रिड गुर्राया जब कारक्रॉफ्ट ने अपनी सांस ठीक करने की कोशिश की। हैग्रिड की बड़ी मुट्ठी उनके गले पर थी और उनके पैर हवा में लटक रहे थे। हैग्रिड नहीं, डंबलडोर चिल्लाए। उनकी आंखें जल रही थीं। हैग्रिड ने अपना वो हाथ हटा लिया जिससे वो कारक्रॉफ्ट को पेड़ से टिकाया था। कारक्रॉफ्ट तने पर खिसकते हुए पेड़ की जड़ों पर गिर गए। उनके सिर पर कुछ टहनियां और पत्तियों की बारिश हो गई। हैग्रिड, मेहरबानी करके हैरी को महल तक ले जाओ, डंबलडोर ने सख्त आवाज में कहा। तेजी से सांस लेते हुए हैग्रिड ने कारक्रॉफ्ट की तरफ गुस्से से देखा। शायद बेहतर यही होगा कि मैं यहाँ रुक जाऊं, हेडमास्टर। तुम हैरी को स्कूल ले जाओ हैग्रिड, डंबलडोर ने सख्ती से दोहराया। सीधे उसे गरुड़द्वार के हॉल तक छोड़ाओ। और हैरी, मैं चाहता हूँ कि तुम वहीं रुको। तुम जो भी काम करना चाहते हो, तुम जो भी उल्लू भेजना चाहते हो, वह सुबह तक इंतजार कर सकता है। तुम मेरी बात समझ गए? हाँ, हैरी ने उन्हें घूर कर देखते हुए कहा। डंबलडोर ने कैसे जान लिया कि उस पल वो यही सोच रहा था कि पिगविजियन को सीरियस के पास भेजकर सारी बातें बता देगा।
हम फैंग को यहीं आपके पास छोड़ जाते हैं हेडमास्टर, हैग्रिड ने कहा और खतरनाक अंदाज में कारकरफ को घूरा, जो पेड़ के नीचे अपने दुशाले और जड़ों में उलझे हुए थे। फैंग, यही रुकना। चलो हैरी। वे खामोशी से बॉब बैटन्स की घोड़ागाड़ी के पास से होते हुए महल की तरफ चल दिए। उसकी हिम्मत कैसे हुई, हैग्रिड गुर्राया जब वे झील के पास से गुजरे। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो डंबलडोर पर आरोप लगाए, जैसे डंबलडोर ऐसा काम कर सकते हैं, जैसे डंबलडोर चाहते थे कि तुम टूर्नामेंट में हिस्सा लो। वे बहुत चिंतित थे, हमने उन्हें पहले कभी इतना चिंतित नहीं देखा था। और तुम, हैग्रिड अचानक गुस्से में हैरी से बोला, जो इस बात से हैरान रह गया, तुम उस बेहुदा क्रम के साथ जंगल में क्या कर रहे थे? वह डर्म स्ट्रेंग का है हैरी, वह तुम्हें मंत्र पढ़कर नुकसान पहुंचा सकता था। क्या मूडी से तुमने कुछ नहीं सीखा? जरा सोचो तो सही, वह तुम्हें बरगला कर अपने साथ अकेला ले गया। क्रम अच्छा है, हैरी ने कहा जब वे प्रवेश हॉल की सीढ़ियां चढ़े। वह मुझ पर मंत्र पढ़कर हमला नहीं करना चाहता था, वह तो सिर्फ हरमाइनी के बारे में बात करना चाहता था। हम हरमाइनी से भी बात करेंगे, हैग्रिड ने गंभीरता से सीढ़ियों पर पैर पटकते हुए कहा। तुम लोग इन विदेशियों के साथ जितना कम संपर्क करो उतना ही ज्यादा खुश रहोगे। कोई भी विदेशी भरोसे के काबिल नहीं है। तुम्हारी तो मैडम मैक्सिम के साथ अच्छी पटरी बैठती है, हैरी ने चिढ़कर कहा। तुम हमसे उसके बारे में बात मत करो, हैग्रिड बोला और एक पल के लिए वो बहुत डरावना दिखने लगा। अब हम उसकी हकीकत जान चुके हैं। दोबारा हमारा दिल जीतने की कोशिश कर रही थी। यह चाहती थी कि हम उसे बता दें कि तीसरे काम में क्या क्या बाधाएं आने वाली है। हाँ, इनमें से किसी भी विदेशी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हैग्रिड इतने बुरे मूड में दिख रहा था कि हैरी को मोटी औरत की तस्वीर के सामने उसे विदा लेकर खुशी हुई। वह तस्वीर के छेद में से निकलकर हॉल में घुस गया और जल्दी से उस कोने की तरफ बढ़ने लगा जहां रॉन और हरमाइनी बैठे थे। वो उन्हें सारी घटनाओं की जानकारी देने के लिए बेताब था।